हेलो नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से ज़्यादातर लोग अगर अभी जैसे जिन लोगों ने 12th पास आउट किया या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, और अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर जो लोग अभी यूपीएससी की तैयारी का मूड बना रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन मार्केट में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट की इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में शुरू करना कहाँ से है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के सभी डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं सर के साथ आया हूं, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी जीरो से शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को एकदम जीरो से, स्क्रैच से हम शुरुआत करेंगे और एंड तक उनको सारी चीज़ों को कैसे फॉलो करना है और अपना ये यूपीएससी का ड्रीम वो लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सर से गुजारिश करूंगा सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अभी आप शुरुआत करिए और देखते हैं कि ये हमारा कहाँ तक जाती है हमारी जर्नी जो बातचीत करने की। बट डेफिनेटली ये जो शुरुआत करने वाले हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले, उनके लिए हाईली प्रोडक्टिव ये वीडियो हमारा होने वाला है। देखिए यूपीएससी की तैयारी, मैं ये मानता हूं कि जो आदमी जीरो से शुरू नहीं कर रहा है, पहली गलती तो वो यही कर रहा है। यस डेफिनेटली। कि हर एस्पिरेंट को ये मानना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग स्कूल में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, हम में से ज्यादातर लोग, आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा कि कोई सीनियर था जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, आगे जाके बन भी गया, शायद नहीं बना, जो भी हुआ, तो उससे हम लोग ऐसे पूछ लिया कि भैया क्या पढ़ें, तो उसने आपको दो किताबें बता दी कि यार ये पढ़ लो, या फिर ये एक अखबार बता दिया, एक प्रतियोगिता दर्पण बता दी, कोई मैगजीन बता दी, ये पढ़ लो। आपने वो 3-4 बार लाके पढ़ ली। हाँ। उस तैयारी को तैयारी मानना पहली गलती है। यस डेफिनेटली। उस तैयारी को तैयारी की शुरुआत मानना भी पहली गलती है, मैं ये मानता हूं। मेरे ख्याल से वो कोई तैयारी नहीं है। मैं मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि यार अगर आपने ऐसी डिसऑर्गेनाइज्ड तैयारी करी है, बिखरी बिखरी तैयारी अगर आपने करी है, तो मेरे लिए आप बिगिनर हो। यस बिल्कुल डेफिनेटली सर। इनफैक्ट मैं तो शुभम ये भी मानता हूं कि जो लोग इस तरह की तैयारी थोड़ी करके आते हैं उनको तैयार करना ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि सर वो कुछ ना कुछ लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वो क्या होता है, वो कुछ गलत नोशंस लेके आते हैं। तो मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं कि जो आदमी बिगिनर है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। हाँ। जो आदमी थोड़ा सा बढ़ के आया है ना, उसको पहले पीछे का भुलवाना पड़ता है। यस बिल्कुल। पीछे का उसको अनलर्न कराना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से पढ़ता है, अपने बायसेस के साथ काम कर रहा है, तो वो थोड़ा सा एक विचारधारा के साथ कुछ चीजें पढ़ते हैं। आजकल विचारधारा वैसे ही बहुत ज्यादा हावी हो गई है हर जगह। तो यार वो आदमी अपनी विचारधारा, एक सोचने के तरीके के साथ पढ़ता है, जिसमें आधी अधूरी चीजें वो पढ़ता है, तो उसको भुलवा पाना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, कठिन काम है। लेकिन तब भी मैं मानता हूं इस बात को कि यूपीएससी की तैयारी जो है उसकी शुरुआत बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। क्योंकि होता क्या है कि एक तो बहुत सारा सिलेबस है। यस। सिलेबस जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भी दूसरा एग्जाम आप ले लीजिए जो सबसे कठिन आप मान सकते हैं, आईआईटी जेईई ले लीजिए या नीट ले लीजिए या गेट ले लीजिए, कोई भी दूसरा एग्जाम जिसको आप मुश्किल मानते हैं, मेरे ख्याल से उससे 3-4 गुना पाठ्यक्रम तो है। इवन इसीलिए सर सिलेबस के बारे में बोला जाता है कि अंडर द स्काई एवरीथिंग इज यूपीएससी सिलेबस। मतलब है वो, ये बात माननी पड़ेगी कि सिलेबस जो है वो किसी भी दूसरे एग्जाम से कई गुना ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि इतने सिलेबस के साथ जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कई सारी चीजों पर एक साथ फोकस करना पड़ता है जो आप कर नहीं पाते। या तो आप बहुत तेजी से पढ़ना शुरू कर देते हो, समझने की कोशिश नहीं करते, या फिर आप इतना धीरे पढ़ते हो कि आप जो है 6 महीना साल भर बीत जाता है, आप एक ही विषय पढ़ रहे हो। तो इस तरह की गलतियां आप करते हो। तो शुरुआत से इस तैयारी का एक लॉन्ग टर्म रिदम देख पाना, कि एक लंबे समय तक, एक दीर्घ काल तक इस तैयारी को मैं कैसे करूंगा, इसका रिदम क्या होगा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये बता दूं कि ये रिदम बदल सकता है बार बार। ये मत मान के चलिए कि जो आपने पहले महीने प्लान बना लिया वही प्लान अब आपका मरते दम तक रहेगा। दिन वो प्लान चेंज हो भी जाते हैं। वो बदलता है, वो बदलेगा, लेकिन उसको बदलने का भी कोई टेंजिबल कारण होना चाहिए। कि ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं तैयारी कर रहा था इस तरीके से, अब मुझे कल को शुभम मिल गए चाय पीते हुए, उन्होंने बोला अरे यार तू ये क्यों पढ़ रहा है, ये वाले नोट्स आए, ये तो बेस्ट नोट्स है, सारे सवाल तो यहीं से आते हैं। बिल्कुल। चाय पीते मुझे शुभम मिल गए, तो अब मैंने अपनी किताबें छोड़ दी, मैं शुभम के बताए नोट से आया। परसों मुझे कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसने बोला अरे वो शुभम को क्या पता है, उसे तो कुछ भी नहीं पता, मैं बताता हूँ, ये तो बेकार नोट्स है एकदम, ये तो 5 साल पहले आता था इनमें से, अब नहीं आता। और ये वाला पढ़ लो सर तब शुरू होता है जब एक नया बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, कुछ 1-2 साल जिसकी निकल चुकी है, उसको देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो तब ज्यादा समस्याएं आती हैं। इनफैक्ट मुखर्जी नगर में जब मैं तैयारी करने जा रहा था, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, तो हमारे कुछ सीनियर थे, वो ये कहते थे कि वहां पे चाय की दुकान पे जो बाबा बैठे होते हैं उनसे बचना है। ये हमको बता के भेजा गया था वहां पे कि चाय की दुकान पे आप बाबा जो होते हैं, बाबा कौन लोग होते हैं, मैं बड़ा सम्मान
करता हूं उन लोगों का, लेकिन तब भी जो बहुत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बहुत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको तैयारी का ज्ञान देंगे बहुत सारा कि ये अरे ऐसे क्यों नहीं पड़ता, ये स्ट्रैटेजी, वो रणनीति, ये बनाओ। ये बाबा वाला काम जो लोग करते हैं, और मतलब लोग उनसे, अब यार हम तो बिगिनर थे, तो कुछ भी नहीं पता, तो हमको लगा यार इतनी सारी बातें बता दी, लिस्ट बनवा दी पूरी किताबों की उस आदमी ने वहीं चाय की दुकान पे बैठे बैठे, तो आपको लगता है बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे बाबा लोगों से बचने, और आजकल ये बाबा वाला काम कौन कर रहा है? रील्स कर रही हैं। अरे सर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वो तो इन्फ्लुएंस उनका नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। आजकल ये बाबा वाला काम ये हमारा इंस्टाग्राम कर रहा है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी व्यक्ति अपने सामने एक पॉडकास्ट माइक रख के बैठा हुआ है, और जिसको मतलब आप देखोगे कि आपको पता है कि ना तो उसने कभी तैयारी करी, हर आदमी ज्ञानी है, आपको ये भी पता है कि उसने शायद कभी ढंग से एग्जाम नहीं दिया, आपको ये भी पता है कि वो एक भी विषय को ढंग से पढ़ा नहीं सकता। वो व्यक्ति जो है आपको बैठकर आराम से, एक पॉडकास्ट माइक आता है 1200 रुपए का, वो आप सामने रख दीजिए बढ़िया, और उसके बाद आप कहीं पर भी जो है पीछे अच्छा एक 4 गमले लगा लीजिए दीवार पे, एक पेंटिंग लटका लो, 4 गमले रख लो दीवार पे, कहीं छोटा सा केस लगा के, और सामने पॉडकास्ट माइक रखो और शुरू कर जाओ कि आज से मैं बताऊंगा यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। तो इस तरह के लोगों से बचें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एज अ बिगिनर जिनका आपको ध्यान रखना होता है। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं। हालांकि इस बात को मैं समझता हूं कि हर विद्यार्थी का तैयारी करने का तरीका एक दूसरे से अलग हो सकता है। Definitely. जो तरीका मुझे क्लिक करे, यार मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति हूं, जो तरीका मुझे क्लिक करेगा शायद वो एक इतिहास बैकग्राउंड के बच्चे को क्लिक नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। तो कोई भी जो ये कह रहा है कि मैं वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन दे रहा हूं, वो तो अपने आप में गलत है, डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन हो भी नहीं सकता, वो संभव भी नहीं है। आप और मैं, हम 2 अलग लोग हैं यार। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने पढ़ा उससे शायद काफी अलग तरह से मैंने पढ़ा होगा। सबकी अप्रोच अलग होती है, सबकी अप्रोच अलग होती है, लेकिन तब भी कुछ बॉटम रूल्स हैं एकदम, जिसको हम कहते हैं बॉटम लाइन है, थंब रूल्स हैं, जिसे स्किप नहीं कर सकते किसी का, उनको तो आपको करना पड़ेगा, बेयर मिनिमम है। ये क्या है, सावधानियां हैं, ये वो सावधानियां हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो भी अप्रोच ले रहे हो, आप अप्रोच A B C D कोई सी भी ले लो, उन सारी अप्रोचेस में आपको दिक्कत आएगी, आप किसी ना किसी गड्ढे में गिरोगे। तो आज जो है अगले थोड़े से समय में मैं आपको वो सावधानियां बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि जिसके जो आपको लेने की जरूरत है, और आप जो है जिनके जरिए 0 से लेकर जो ये हमारा अल्टीमेट एम है यहां तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आप में से जिस किसी को लगता है कि मैं 0 पे नहीं खड़ा हूं क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है, भाई पहले तो अपने दिमाग में ये मेंटल करेक्शन करो। शायद आपको मेरी बात ये बुरी लगे, लेकिन तब भी कहूंगा मैं जरूर कि आप 0 पर ही हैं। यस, थोड़ा सा यहाँ पर ये कि आप ओपन माइंडेड रहें। अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है तो डेफिनेटली सीखें। उसमें कोई और एक अच्छी बात ये है कि चाय की दुकान पर सीखने से बेहतर अगर आपको कोई अनुभवी कोई एडुकेटर आपको बता रहा है तो डेफिनेटली आपको उस चीज पर भरोसा करना चाहिए। नाउ आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबके लिए एक बहुत जरूरी सूचना लेके आया हूं। आप अनअकैडमी के सभी प्लस कोर्सेज को केवल और केवल अवेल कर सकते हैं 19,999। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो सभी ऑफर्स हैं लिमिटेड समय के लिए हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं केवल 19,999 रुपए के सब्सक्रिप्शन के साथ। और नॉट ओनली हमारे साथ, अनअकैडमी के जितने भी सारे टॉप एडुकेटर्स हैं, केवल एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको सारे के सारे जो एडुकेटर्स के कोर्सेज हैं वो अनलॉक आप लोग कर सकते हैं। और इसी एक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आपको यहां पर देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहां पर एक ही जगह मिलता है। आप अगर देखें तो यहां पर कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, जीएस, सीसेट, सभी बैचेस का एक्सेस, 1-to-1 मेंटरशिप। और ये जो सभी हमारे बैचेस हैं, 4 जून से बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस जो ऑफर है इसका फायदा उठाना है, और साथ ही साथ अच्छी चीज ये हो रहा है 12 महीने तक का फ्री वैलिडिटी का एक्सटेंशन भी आपको यहां पर मिलेगा। और अगर आप इन सभी लाभों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप यूज करें शुभ 50 कोड। शुभ 50 कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिलेगा ना। अगर आप सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है आपका प्रीलिम्स ठीक है या फिर इस बार प्रीलिम्स आपका हो रहा है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन केवल 5,999 में कर सकते हैं। अलग अलग जो आपको यहां पर मॉड्यूलर हैं वो भी मिलेंगे, जीएस 1, 2, 3, 4, आपका एथिक्स, ऐसे इन सब के बेसिस पर भी आप अगर उनको चाहें तो आप उनको भी यहां पर अवेल कर सकते हैं जस्ट इतने पैसे में। तो आप यहां पर देखेंगे हमारे जो टॉप एडुकेटर्स हैं, वो टॉप एडुकेटर्स यहां पर इस तरह से आपको यहां पर मिलते हैं, तो आप इनका लाभ यहां पर उठा सकते हैं। बैचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे प्रमुख जो चीज है, जो हमारी ये आगाज बैच है हमारा, ये जो बैच है हमारा 8 तारीख से शुरू होगा। बाइलिंगुअल बैच है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। उसी प्रकार से हमारा जो अगला डेडिकेटेड जो हमारा जो बैच है, ये हमारा हिंदी के लिए है। ये हमारा संभव बैच है, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। ये 2027 वाले बच्चों के लिए, जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं। 26 के जो बैच थे वो हमने लॉन्च कर दिए, वो अभी जस्ट 4 तारीख से बैचेस लॉन्च हुए हैं। अगर आप 26 में भी टारगेट कर रहे हैं आप उनको ज्वाइन कर लें। आप 27 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप आगाज, संभव
फाउंडेशन बैच यहां पर इंग्लिश का लॉन्च हो रहा है और इसी प्रकार से न्यू बैच 2028 के लिए ये फाउंडेशन बैच 2026 को टारगेट करके लॉन्च हो रहा है। अगर आप किसी भी अनअकैडमी के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत है, समस्या है, कोई भी कैसा भी डाउट है, आप सीधे डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। एंड दिस इज माई मेल शिशोदिया SISODIA.SHUBHAM@unacademy.com। आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई भी मेल करेंगे, कोई भी समस्या आपको होगी, तो डेफिनेटली मैं या फिर मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी डायरेक्टली इस मामले में हेल्प करने के लिए। यहां पर जो हमारे सभी ऑप्शनल्स हैं, PSIR, सोशियोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब, एंथ्रोपोलॉजी, सभी आपके जो ऑप्शनल हैं वो भी यहां पर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस आइकॉनिक, कॉम्बो, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप बैच अवेल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सर, बिल्कुल बताइए। चलिए, तो सबसे पहले जो हम कह रहे हैं जीरो से तैयारी की जो हमारी बात है, तो जीरो से तैयारी में हमारा सबसे पहला जो कंसर्न होता है वो होता है कि आप एग्जाम कब देने वाले हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ थोड़ा इसका साइज भी बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो हमारा पहला जो है वो ये है कि आप एग्जाम कब देने वाले हैं। यस यार, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत बार मैं बच्चों से मिलता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपको एग्जाम कब देना है। बोलते हैं सर या तो 2027 में या 28 में। तो मैं कहता हूं बेटा ये पहला स्टेप गलत है, ये पहला स्टेप गलत है, मेक इट क्लियर, चुन लो, बिल्कुल 28 चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि अगर आपकी तैयारी का वर्ष 2027 या 2028 होगा तो बेटा आप जिंदगी में 2027 का अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। यस, क्योंकि बैकएंड पे चल रहा है कि 28 भी ऑप्शन है, वहां आपने अपने दिमाग को ना एक बैकअप दे रखा है कि 27 तो हम सोच रहे हैं देंगे, तो आपको अंदर से बात, आपका दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि 27 तो बस कहने की बात है, देंगे तो हम 28 में ही। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आपको 27 में नहीं देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको 28 में देना है, अच्छे से, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए, और आप अपने आप को भी ये जवाब दो, जब भी आप अपने आप से भी ये पूछो कि यार यूपीएससी किस साल देना है, यू हैव टू हैव अ सिंगल ईयर, एक साल, कि मुझे 2028 में अटेम्प्ट देना है, 2027 में देना है। इसमें ये या शब्द निकाल दीजिए। एक चीज और वो लोग कहते हैं कि सर 2027 में तो मैं पेपर देखने के लिए एग्जाम दूंगा। ये मैंने बड़ा शब्द सुना है। तो मैं उसमें बच्चों को कहता हूं कि यार कि पेपर और सिलेबस देखने के लिए एग्जाम दूंगा। बेटा पेपर और सिलेबस देखने के लिए एग्जाम देने की क्या जरूरत है? उसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट आप ले लो जाके। मैं डाल दूंगा यार, आप मेरे टेलीग्राम से ले लो। पिछले साल के यूपीएससी के सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, प्री और मेंस के, यूपीएससी की वेबसाइट पे है, अनअकैडमी की ऐप पे है, बहुत सारे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ऐप और वेबसाइट्स पे है, गूगल कर लो यार, गूगल कर लो यूपीएससी 2024 क्वेश्चन पेपर्स। आपको कम से कम 50 वेबसाइट मिल जाएंगी जो दे रहे होंगे, हम सबके टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको हर जगह अवेलेबल तो है, बहुत इजी एक्सेस है। तो आपको अगर पेपर देखना है तो बेटा इसके लिए आपको अटेम्प्ट देने की क्या जरूरत है? तो अपने आप से ना इस तरह के बहाने बनाने बंद कर दो कि इस साल तो मैं खाली पेपर देखने के लिए बैठ रहा हूं। ये बोलो ना कि साला बिना पढ़े बैठ रहे हो ये बोलो। तो ना पढ़ने के बहाने मत बनाओ, खुल के इसको स्वीकार करना सीखो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं। बिल्कुल। तो होगा क्या, अगर आप अपने लिए टारगेट तय नहीं करोगे, जब तक आप टारगेट तय नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी की उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो टारगेट से क्या होता है, आपने जैसे ही मैंने 2027 बोला, तो हम देखो दिमाग में क्या आता है, 2027 है तो हम ये मान के चलते हैं मई 2027 में प्रीलिम्स है। अभी हम कहां बैठे हैं? अभी हम मई 2025 में बैठे हैं। सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। अब मई 2027 में प्रीलिम्स है, जनवरी 2027 से तो केवल प्रीलिम्स का रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास कब तक का टाइम बचा? दिसंबर 2026 तक का। दिसंबर 2026, यानी कि अब मई भी खत्म होने वाला है, हम ये मान के चलते हैं, जून मानते हैं, तो आपके पास बचे 7 महीने इस साल के और 12 महीने इस साल के, 19 महीने। 19 महीने आपके पास बचे, जिसमें अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 19 महीने मतलब 570 दिन। अब थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? 570 दिन है, सीसेट भी सीखना है यहां से ये 570 दिन है। और बेटा अगर आप एक काम करो, अगर आप चैप्टर्स जोड़ने शुरू कर दो, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के, सीसैट के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड के, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के चैप्टर जोड़ने शुरू कर दो, 570 से ज्यादा चैप्टर हैं एक्चुअली, लिटरली। हाँ, है कि नहीं है? और फिर प्रैक्टिस भी, आंसर राइटिंग भी। अभी वहां पर तो मैं पहुंचा नहीं, टेस्ट भी वही तो, अभी वहां तो मैं पहुंचा नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चैप्टर गिनने शुरू कर दो सारे विषयों के और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के, चलो चैप्टर नहीं कहते, टॉपिक कह लेते हैं, 570 से ज्यादा टॉपिक्स हैं कि नहीं है? डेफिनेटली है। और आपके पास, अगर आप आज तैयारी शुरू कर रहे हो आज से, तो आपके पास दिन बचे हैं 570। बेटा ये जो अर्जेंसी है ना,
ये तब आती है जब आप एक डेट फिक्स करते हो। डेट फिक्स नहीं है तो ठीक है, हो गया, वरना 28 में कर लेंगे, 365 दिन बढ़ जाएंगे, नहीं हुआ फिर 2029 में कर लेंगे। तो जब तक आप डेट फिक्स नहीं करोगे, दिमाग में ये उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी, कोई स्टडी प्लान बनेगा ही नहीं। फिर यहाँ पे ये भी हो जाएगा ना सर, जैसे 27 में अगर आप मान लो कि आप 27 को टारगेट कर रहे थे, तो ये 3-4-5 महीने पहले आपको प्रीलिम्स से स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल। आपका अगर कंफर्म है कि आपको 28 में प्रिपेयर शुरू करना है, तो आप इस टाइम पे प्रीलिम्स में क्यों, फिर मेंस को आप शार्प कर रहे हो। मेंस को शार्प करो अपने, तो आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे देखना है, बाकी चीजें देखनी है। ऑप्शनल है, ऑप्शनल को एकदम रिवाइज करके, खतरनाक तरीके से करना है उसको, ऑप्शनल को रिवाइज करके आप पूरा खत्म ही कर दीजिए। तो ये जो है, एक तो आपको क्या करना है, एक तो आप, अच्छा इसमें ये भी जरूरी है शुभम कि इसमें लक्ष्य जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूं, अभी तो मुझे 1 साल कॉलेज भी पढ़ना है, कॉलेज में मेरे जो है पढ़ाई होती है, एग्जाम भी होते हैं कॉलेज में। हालांकि बच्चे कॉलेज में थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन तब भी हम मानते हैं कुछ तो पढ़ते हैं। एग्जाम्स होते हैं कॉलेज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी है मुझे, प्लेसमेंट में भी बैठना है मुझे, लेकिन मैं 2026 में 27 में एग्जाम भी दे दूंगा, ऐसे टारगेट ना रखें। वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 1-2 बार सिलेबस को कर तो कम से कम, वो फिर ऐसा ना हो ईयर वेस्ट हो जाए। हाँ, मतलब आप जो है अपने ऊपर इतना अनरियलिस्टिक टारगेट मत रखिए कि मैं तो दिन में 18 घंटे रोज पढ़ लूंगा और हो जाएगा, ऐसे टारगेट मत रखिए। रियलिस्टिकली आप जब एग्जाम दे सकते हैं वो बैठिए, ये 5 मिनट का काम नहीं है सोचना, 1-2 घंटा बैठिए, थोड़ा एक कागज लीजिए, विचार कीजिए कि यार कितना टाइम है, कितना टाइम दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, उसके आधार पे आप एक रियलिस्टिक टारगेट बताइए जो अति महत्वाकांक्षी नहीं हो। जो मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि आप अभी कॉलेज में हो, मैं 2026 में जैसे ग्रेजुएट करूंगा वैसे एग्जाम भी दे दूंगा, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए अपने साथ। और ये जो है, और ये अनिश्चितता तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अनिश्चितता मतलब आप अपनी तैयारी को शुरू ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के इंजन को बंद करके बैठे हैं, उसको शुरू करने का आपका कोई इरादा नहीं है अगर आप इसको लेके अनसर्टेन है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो पहला बड़ा डिसीजन जो आपको लेना है वो है टारगेट ईयर का। इस डिसीजन को लिए बिना जो तैयारी कर रहा है, मैं एकदम बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं कि वो व्यक्ति 0 पर ही रहने वाला है बहुत लंबे समय तक। ये आप याद रखिएगा। बिल्कुल, ठीक है। चलो, सबसे पहली लर्निंग है हमारी ईयर की कि सर ये देखना है सबसे पहले ईयर कौन सा है, क्योंकि हर चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इट्स अबाउट यूपीएससी एग्जाम, कोई ऐसा तो है नहीं एकेडमिक एग्जाम है कि एक रात को पढ़ेंगे काम हो जाएगा। लंबी प्लानिंग करनी होगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सर, बहुत ज्यादा लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, टॉपर्स इतना कुछ बता देंगे, ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ा, लेकिन बात जब आती है, और स्पेशली ऐसे लोग सर जो दिल्ली या फिर पटना, इलाहाबाद ऐसे रीजन्स में जो लोग रहते हैं, मार्केट्स में बुक्स देखते हैं, अंबार लगा मिल जाएगा उन लोगों को मार्केट में। तो ये सबसे अहम मुद्दा है, इस पर थोड़ा सा समय लेंगे। शुरुआत करते हैं सर इसकी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। शुरुआत में मेरा एक आईआईटी में मेरा बैचमेट था, और वो आईआईटी के टाइम से, आईआईटी में 3rd ईयर से उसने तैयारी शुरू कर दी। आईआईटी के जस्ट बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ। उसके अगले साल उसने फिर दिया, उसका 26 रैंक आया। वो भी तेलंगाना में आईएएस है। तो अब मतलब तो सीनियर है काफी, क्योंकि मेरी उम्र का है, मेरा आईआईटी में बैचमेट था। तो एक बार मैं उससे बात कर रहा था कि यार क्या किया तूने, क्या मतलब कैसे पढ़ाई करी। एक मैं पहले एक और संस्थान में मैं उसको बुलाकर लाया था, उसने बच्चों से बात करी थी जहाँ मैं पहले काम करता था, तो वहाँ पे उसने इंटरव्यू वगैरह दिया था, बच्चों को मोटिवेट किया था। तो वो मुझसे बात कर रहा था, तो उसने ये बताया कि वो जो है वो रहता था साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में जो वो कटवरिया सराय, जिया सराय वाला इलाका है, वहाँ पे तैयारी करता था। तो वहाँ पे आपको पता होगा एक बुक स्टोर है, एक जवाहर बुक डिपो करके बुक स्टोर है जेएनयू के पास। तो बताता था कि यार मैं स्कूटर से जाता था, मेरे पास एक एक्टिवा थी, और बोलता था कि यार होता क्या था कि मैं रोज जवाहर बुक डिपो पर रुकता था और रोज मैं एक आध नई किताब खरीद के लाता था। वो जवाहर बुक डिपो वाला भी काफी जानकार आदमी है, उसको सब पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो बोला वो जो है माफ कीजिएगा, वो मुझे रोज 2 नई किताबें बताता था। तो उस मेरे मित्र ने मुझे ये बताया कि उस 1 साल में मैंने तकरीबन 150 किताबें खरीदी, और बोला यार मैं सच बता रहा हूं कसम से, मैंने उन 150 किताबों में से 250 पेज भी नहीं पढ़े। बस मैं खरीद के लाता रहा, रखता गया। सर रियल में यही होता है प्रिपरेशन में। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले की भी बात करूं, मेरे दोस्तों की अगर बात करूं, रैक लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एरिया में क्या है, रैक्स मिलेंगी, वुड वाली, लकड़ी वाली रैक मिलेगी, भर के रख लेते हैं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ सर, मुखर्जी नगर में मैंने लैब अपने बहुत सारे दोस्त देखे हैं। अगर उनके रूम में आप जा रहे हो ना, कई बार आप गेट खोलोगे आप डर जाओगे, ये है क्या, ये क्या भौकाल बना रखा है। लिटरली सर, बेड के चारों तरफ बुक्स फैली हुई पड़ी हुई हैं, और एकदम खतरनाक भौकाल, तकी की जगह पर किताबें मिलेंगी वहां पे। तो खतरनाक कंडीशन होती है, इतनी सारी बुक्स, और जब खोलेंगे तो सब कुछ न्यू फ्रेश, सब नया है, सब नया है। तो इसमें होता क्या है
एक ना थोड़ा सा हम लोग ने क्या कर दिया है, इसके साथ हमने एक मोरल वैल्यू अटैच कर दी है। हमने ना इसको बड़ा नैतिक चीज बना लिया है कि मैं जो है, आजकल ये सब भी सोशल मीडिया के लिए होने लगा है। जैसे एक दो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ते हुए रील्स बनाते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों टैग करते हैं उनमें कि वो पढ़ रहा है, मैं 4 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ, इसकी रील बना रहा है। तो यार इसमें क्या दिखावा कर रहे हो, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन खैर होता क्या है, किताबों का संकलन करने को हमने एक कोई नैतिक चीज बना लिया कि बड़ा मोरल चीज है। हमको लगता है कि हमने किताबें खरीदी, जो आप बता रहे हो, ऐसे जमीन से लेके यहां तक का ऊंचा पहाड़ बना दिया किताबों का, हर जगह भर दी, लाइब्रेरी जैसी बना ली। हमको लगता है कि ये तैयारी हो रही है। वही किताबों को खरीदने से कोई तैयारी नहीं होती। सर मुझे लगता है फिर वो एक टाइम अलग था जब कंटेंट की गाइडेंस की कमी थी। आज बम्बार्डमेंट ज्यादा है, अभी आजकल और दिक्कत हो गई है। तो कई बार जैसे लोग पूछते हैं कि सर आपके टाइम में तैयारी आसान थी या आज आसान है, मैं तो कहता हूं मेरे टाइम में आसान थी। मेरे टाइम में बेटा मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था, फिर लिमिटेड लोग थे सर आपको गाइड करने वाले। हमारे पास लैपटॉप होता नहीं था, लैपटॉप था ही नहीं। मतलब मुझे याद है, मैं कोचिंग संस्थान जहाँ मैं पढ़ता था, उनके जो डायरेक्टर साहब जो थे, वो भाई मैं अच्छा स्टूडेंट था तो बड़ा मेरे को जानते मानते थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं लैपटॉप ले आऊँ क्या? तो उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम गौतम बुद्ध हो तब तो ले आओ, अगर गौतम बुद्ध नहीं हो तो मत लाना। मतलब अगर तुम पे इतना आत्मनियंत्रण है कि तुम केवल पढ़ाई करोगे उस पर, तो मैंने कहा नहीं सर गौतम बुद्ध तो हम नहीं है, तो बोले फिर मत लाओ। अब होता क्या है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आजकल स्पेशली ऑनलाइन भी, जैसे मैं हिंदू की क्लास करता हूँ, मैंने अपनी हिंदू की क्लास में क्या देखा है, वही बच्चे जो मेरी क्लास में आके बैठे हैं, वही बच्चे किसी दूसरे संस्थान के अध्यापक की भी हिंदू की क्लास में बैठे हैं, जिसका कोई वही बच्चे किसी तीसरे संस्थान के अध्यापक की भी हिंदू की क्लास में बैठे हैं। तो मैं, अब ये बच्चे कॉमन है क्योंकि कई सारे बच्चे यार वो साल भर से 2-3 साल से क्लास कर रहे हैं मेरी, तो उनके नाम मुझे याद है, उनके नाम मुझे याद है। मैं देख रहा हूँ कि यार ये, अब जैसे किसी और संस्थान की किसी और टीचर की क्लास में देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये तो मेरी क्लास का बच्चा है, यहाँ बैठा है, तो आज शायद मेरी क्लास में नहीं आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने अपनी क्लास करी उसमें भी आ गया, फिर उसके बाद कोई और क्लास कर रहा है उसमें भी आ गया। तो यार दिन में 3 क्लास हिंदू की क्यों कर रहे हो? कोई सेंस नहीं है यार, मेरी करो, मेरी पसंद नहीं है, किसी और की करो, कोई बात नहीं, एक करो, जो टीचर अच्छा लगे, जिससे समझ में आ जाए उसकी करो, लेकिन किसी एक की करो। इकोनॉमिक्स आदमी मेरे से भी पढ़ रहा है, कहीं और भी संस्थान एक्स में भी पढ़ रहा है, संस्थान वाई में भी पढ़ रहा है, संस्थान जेड में भी पढ़ रहा है, सब पे बैठ के कंटेंट देख रहा है। और कमाल की बात ये सिर्फ कंटेंट देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसके रिवाइज विजुअलाइज नहीं किया जा रहा। हाँ, जिसका कोई सेंस नहीं है पढ़ने का, वो जीरो एकदम। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बच्चे जो होते हैं क्लास शुरू होती बाद में पहले पीडीएफ मांगना शुरू कर देते हैं। आपके साथ भी होता होगा, डेफिनेटली मेरे साथ भी होता है। क्लास शुरू होती है उसके पहले पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, कमेंट हमारा भी चलता है, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने क्या किया, मैंने एक गूगल लिंक शॉर्टनर करके एक सर्विस होती है, आप उसे लिंक शॉर्टन कर सकते हो। मैंने कहा मैं पीडीएफ ऐसे नहीं दूंगा, मैं अपलोड करूंगा। उस लिंक शॉर्टनर में क्या होता है, कितने लोगों ने डाउनलोड किया और कितने लोगों ने ओपन किया, उसका डेटा आ जाता है मेरे पास। तो भाई रियलिटी है। तो मतलब जितने लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे अगर मान लो 2500 लोग पीडीएफ मांग रहे थे, उनमें से 1000 ने डाउनलोड करी, बाकी 1500 ने डाउनलोड भी नहीं करी। 200 उन 1000 में से भी 200 की बात कर रहे हो, 27 लोगों ने पीडीएफ खोली, 27। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक ना ये डेटा को इकट्ठा करना, इसको संकलित करते जाना हमारा एक शौक बन गया है। और हमको लगता है कि मेरी तैयारी, मतलब मैंने क्या किया, अतुल सर का बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, मैंने किसी और सर का बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, मैंने शुभम सर का बहुत सारा पीडीएफ इकट्ठा कर लिया है, सब मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। भैया उसको जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे आपकी तैयारी नहीं होगी। सर मैंने हिंदी मीडियम के साथ ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम देखी है। आप इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा देखो, अगर वो तैयारी शुरू करेगा, उसका फिक्स है, उसे एक बार वो रिसर्च करेगा, बैठेगा कायदे से, वो सब पता करेगा उसे क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, और वो बस उसी पे स्टिक रहेगा। बिल्कुल। हिंदी में बस ये है कि जो जहां से मिल जाए, बस हमें मिल जाए फ्री में, वो जो जहां से मिल जाए सब इकट्ठा कर लेते हैं। बट अब यहाँ पे फ्री वाली बात भी नहीं है। इवन जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, जो बच्चा पेड कोर्सेज में एनरोल होता है, वो भी इस तरह की चीजें करता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बच्चा अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड होता है, कई बार वो बच्चा कोर्स में होने के बावजूद ये चीजें करता है कि कोर्स में मेरे से पढ़ रहा है, लेकिन साथ में वो किसी अन्य शिक्षक की क्लास भी देख रहा है। तो मैं सबसे यही कहता हूं कि यार अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, अगर आपने हम पर विश्वास किया है, हम पर भरोसा किया है, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको मान लो ना। एक बार मेरा कोर्स खत्म कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको मजा नहीं आया या कम सीखा या कुछ और सीखना है, तो आप कहीं और से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप एक कोर्स कर रहे हो, जब तक आप एक कोर्स से जुड़े हो, तब तक उस पर भरोसा करो। तो अभी जो शुभम सर ने कहा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्रोत जो है उसको तय करने में समय लीजिए। पहले ही दिन बैठ के डिसाइड मत कर लीजिए कि पॉलिटी तो मैं यहां से पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स तो मैं यहां से पढ़ूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैं यहां से पढ़ूंगा। ये सब डे 1 तय मत कीजिए।
ये सब तय करने में समय लीजिए। कोई आपको डे वन कोई मजबूरी नहीं है कि आज आप पहला ही दिन है आज ही आप सारी लिस्ट बना लो, कोई बात नहीं। आप चरणबद्ध तरीके से भी कर सकते हो कि अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अभी आप पॉलिटी का डिसाइड कर लो कि भाई ये हमने तय कर लिया। इकोनॉमिक्स का जब वो पढ़ोगे तब कर लेना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब वो पढ़ोगे तब कर लेना। तो तय करने में समय लीजिए और हर विषय का एक या दो स्रोत ही आप नियत कीजिए। यह आपको याद रखना है, कोई भी विषय हो उसका स्रोत या तो एक है तो बेहतरीन है, एक नहीं हो पा रहा है तो दो। इससे ज्यादा स्रोत बेटा अगर आपने रखे तो आप अपनी तैयारी का नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के दुश्मन बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आपको हर चीज का, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो किताबें हो, अगर आपको पॉलिटी की किताबें भी खरीदनी है तो आप एक किताब तय करो कि यार ये मेरी रेफरेंस बुक रहेगी, इसके अलावा मैं दूसरी किताब नहीं खरीदने वाला। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? एक या दो स्रोत को नियत कीजिए कि मैं इस स्रोत को फॉलो करने वाला हूं। अब ये होगा कि कोई ना कोई आपको मिलेगा, बोलेगा अरे ये स्रोत तो बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा स्रोत है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा होगा। ऐसा आपके साथ होना संभव है, बिल्कुल सबके साथ होता है। डेटर मत होइए। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। मुझे एक किताब बेहतर लगी, आपको कोई और बेहतर लगी, मुझे एक टीचर बेहतर लगा, आपको कोई और टीचर बेहतर लगा। बार बार उसको बदलिए मत। एक बार आप जहां चले गए हैं वहां चले गए हैं, उसके साथ टिक कर रहिए। एक को समाप्त किए बिना दूसरे स्रोत पर मत जाइए। यानी कि सोर्सेज के साथ यह भी ध्यान दीजिए कि यार आपने मान लो एक किताब खरीद ली पॉलिटी की, आपने लक्ष्मीकांत खरीद ली फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये मत सोचो कि यार लक्ष्मीकांत के साथ साथ एक काम करता हूं डीडी बसु भी खरीद लेता हूं, एक काम करता हूं सुभाष कश्यप भी खरीद लेता हूं, एक काम करता हूं फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट के पॉलिटी के नोट्स हैं ये भी पढ़ना शुरू कर देता हूं। ये मत कीजिए। अगर आपने एक सोर्स लिया है तो जब तक ये एक सोर्स खत्म नहीं हो रहा है तब तक आप दूसरे सोर्स पे मत जाइए। एक खत्म कीजिए तब दूसरे पर जाइए, ये आपको याद रखना है। वरना होगा क्या कि आप एक ही चैप्टर में घूमते रहेंगे। मैं ऐसे बहुत बच्चों से मिला हूं जो बेटा पॉलिटी में क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, मूल अधिकार पढ़े, वो लक्ष्मीकांत से पढ़ लिए, तो लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट पढ़े तो उनको लगा यार अब एक काम करते हैं सुभाष कश्यप से भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लगता है चलो डीडी बसु से भी पढ़ लेते हैं। तो बेटा वो कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत बच्चों के साथ कि वो 6-6 महीने तक फंडामेंटल राइट ही पढ़ते रह जाते हैं। 6 महीने हो गए क्योंकि एक किताब से पढ़ के उसको लगा कि यार संतोष नहीं हुआ, यार और भी किताब से पढ़ेंगे। तो आप ये एकदम थंब रूल होना चाहिए कि आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप कितनी भी किताबें खरीदो, लेकिन जब तक एक किताब खत्म ना करो तब तक दूसरी मत खरीदो। ये अनुशासन है, ये नियम है, आपको बनाना पड़ेगा कि जब तक मैंने अपना एक पुस्तक खत्म नहीं की तब तक मैं दूसरी नहीं खरीदूंगा। यहाँ पे सर आप एक चीज और पॉइंट आउट करिए, पर्सनली जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में फील करी थी जेन्युइनली, और इस चीज पे सर कम लोग बात करते हैं कि अभी आपने जो सोर्स के बारे में बताया कि मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं, एक बार रिवीजन साइकिल पर सर आप प्लीज जरूर फोकस करिए। इनको थोड़ा सा बताइए कि ये रिवीजन कैसे होना चाहिए, कितने टाइम पे ये रिपीटेशन है वो होना चाहिए। क्योंकि मैं सर जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एक सब्जेक्ट लेके बैठ रहा हूँ, जैसे मैंने अगर पहली बार लक्ष्मीकांत खोला, मैंने 15 दिन पढ़ा, अगली बार उस लक्ष्मीकांत का नंबर आएगा कम से कम 2-3 महीने बाद, और जब तक वो साफ हो चुका होगा। तो ये जो रिवीजन वाला सीन है हमें कि इसको रिवीजन को मल्टीपल टाइम पे कैसे करना है, फर्स्ट रीडिंग कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है सर। देखो यूपीएससी में ऐसे जो शुभम ने सवाल पूछा है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बात याद रखो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया बिल्कुल तो आपको एक शब्द भी याद नहीं रहने वाला है। सर लगता ही नहीं था ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं, आप ये भी भूल जाओ। आप तो फिर भी विद्यार्थी हो, मैं टीचर होने के बाद मैं अपना बता रहा हूं। हाँ सर पढ़ना पड़ता है, मैं और ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर मैंने इकोनॉमिक्स का एक बैच 6 महीने पहले लिया था, उसके बाद आप मुझे आज बोलो कि इकोनॉमिक्स का बैच लेना है तो मैं आपसे 2 दिन मांगूंगा कि यार मेरे को ना 2 दिन दे दो आप। मैं अब इस इकोनॉमिक्स को मैं 100 बार पढ़ा चुका हूं, डेफिनेटली मेरे को अभी दिमाग में है, यहाँ पे टिप्स पे रटा हुआ है, लेकिन तब भी मेरे को लगता है कि यार एक बार तो मैं और देख लूं क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैं डेफिनेटली भूल जाऊंगा। तो बेटा इसमें आप लोगों को तो, आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों ने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, आपने एक बार पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सारे मूल अधिकार, ये इंपॉर्टेंट मुकदमे थे, ये इसमें सोचने का तरीका है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आपने सब एक बार पढ़ लिया। आपको लगता है ये आपको याद रह जाएगा? बेटा अगली बार जैसा शुभम ने बोला 6 महीने बाद नंबर आएगा, 6 महीने बाद जब खोलोगे ना
तो आपको लगेगा यार इनमें कुछ फर्क भी है क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हवा ही नहीं लगेगी सर, हवा ही नहीं लगेगी, हो क्या रहा है एक्चुअली में ये। इट विल बी एज गुड एज रीडिंग इट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ डेफिनेटली। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दोबारा फिर से पूरी किताब पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो आपको इसमें करना क्या है, रिवीजन का। और मुझे पता है देखो इसमें होता क्या, रिवीजन बड़ा बोरिंग काम होता है, नई चीज पढ़ना बड़ा एक्साइटिंग काम होता है। बिल्कुल कि यार नया सीखेंगे आज कुछ। रिवीजन आदमी होता है कल तो पढ़ा था, इसको आज का रिवाइज करना है, लगता है सर हमें ऐसा, लेकिन वो रिवीजन बहुत बोरिंग है। लेकिन रिवीजन बोरिंग चीजों में ही सफलता छुपी होती है। यस, जब तक आप बोरिंग काम नहीं करोगे सफल नहीं होगे। मैं एक बार में विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उससे पूछा कि आपके सफलता का मंत्र क्या, उसने यही बोला कि आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन। बोला अब आपको जो मेरा आप कवर ड्राइव देखते हो, तो उसने वही बोला कि मैं दिन में उसको कम से कम 400 बार ट्राई करता हूं उस एक शॉट को, जो मेरा परफेक्ट शॉट है मैं उसी शॉट को दिन में 400 बार ट्राई करता हूं। इट्स वेरी बोरिंग, वेरी परफेक्ट। उसने बोला कि बहुत बोरिंग काम है। मेरे को भी थोड़ा मजा आता है कि दिन में 400 बार कवर ड्राइव मारने में, लेकिन उठो वही फिक्स डाइट करता हूं, वही फिक्स्ड एक्सरसाइज करता हूं, उसी फिक्स टाइम पे सोता हूं, फिक्स टाइम पे उठता हूं, वही फिक्स शॉट दिन में 400 बार मारता हूं। कितना बोरिंग काम है यार, लेकिन ये बोरिंग ही उसको महान बनाता है। यस। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है जो मेरे एक मित्र ने बताई थी, वो है RRR स्ट्रैटेजी। यानी कि आपका होना चाहिए 3 रिवीजन। 3 रिवीजन की साइकिल आपको बनानी पड़ेगी। पहला रिवीजन जो है वो है डेली। और मुझे पता है, या बोलोगे सर डेली कैसे कर लें, उसका मैं आपको एक अपना तरीका बताता हूं। मैं जब दिल्ली में कोचिंग करता था, तो मैं जानबूझकर कोचिंग हब से दूर रहता था। जहां पे जैसे मेरी कोचिंग करोल बाग में थी, मैं रहता था साउथ दिल्ली, मालवीय नगर में रहता था मैं। 1 घंटे की मेट्रो की ड्राइव थी। मैं क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स के बीच में नहीं रहना चाहता था। वहां पे वही होता है कि तूने ये वाली किताब पढ़ ली क्या, अरे तूने इंडिया एयरबुक नहीं पढ़ी इस बार की, तूने ये नहीं पढ़ा। मैं वो दबाव नहीं चाहिए मेरे को। मैं आराम से दूर रहता था मालवीय नगर में, मैं आराम से अपना रूम लेके वहां अलग रहता था। मैंने कहा मुझे रहना ही नहीं एस्पिरेंट्स के बीच में। मैं जाता था, क्लास करता था, वापस आ जाता था। अब मेरी 1 घंटे की मेट्रो की राइड होती थी। अगर आप करोल बाग से आप पहले राजीव चौक जाओगे, राजीव चौक से आप मालवीय नगर पहुंचोगे, 1 घंटा लगता था। तो वो टाइम यूज कर लेना है। तो मैं क्लास से निकला, तो आज सर ने या मैडम ने जो भी पढ़ाया था, मैं मेट्रो में कुछ नहीं होता उसके पन्ने पलटता चलता हूं, बस पन्ने की, अच्छा ये, हाँ सर ने आज ये वाली बात दी थी, ये वाला एग्जांपल था। इंस्टेंटली आपके दिमाग में तुरंत रिवाइज हो गया। तो पहला रिवीजन जो है, पहला आर जो है, ये आपको करना पड़ेगा अगली चीज पढ़ने के पहले। मैं अपने करंट अफेयर्स में हिंदू में भी बच्चों को कहता हूं कि कल की हिंदू की क्लास में आने के पहले पीडीएफ मेरे से ले तो रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन क्या है कि कल की हिंदू की क्लास शुरू होने के पहले जो आज की हिंदू की क्लास का पीडीएफ एक बार जरूर देख लेना दोबारा से। जैसे मान लो मेरी क्लास 9 बजे होती है सुबह, तो 8:30 बजे बैठ जाओ। आप मान लो 8:30 बजे क्लास शुरू हो रही है, बस सीधी सी बात 8:45 पे शुरू हो रही है। 15 मिनट जल्दी से आपने बस वो क्या 20-25-30 स्लाइड्स है, उसमें 2-4 तो प्रमोशनल पढ़ा हुआ है, तो फिर वो बहुत जल्दी निकल जाता है। आपको ये भी याद आ जाएगा कि सर ने ये तर्क दिया था। हर तर्क उस स्लाइड पर लिखा तो होता नहीं है, तो आपको ये भी याद आ जाएगा सर ने ये एग्जांपल दिया था, ये तर्क दिया था। ये आपको अभी याद रहेगा, अगले महीने याद नहीं आएगा, बिल्कुल अभी याद आ जाएगा। तो आप उस तर्क को फटाफट आप कहीं पर लिख भी सकते हो, अपने पेज पे स्क्रिबल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप एक तो ये डेली रिवीजन है कि अगली चीज पढ़ने के पहले, कि आपने जब कल की क्लास के पहले आज की क्लास की चीजें रिवाइज कर लो। पहला तो रिवीजन ये हो गया। दूसरा आपका रिवीजन का साइकिल जो है वो होता है साप्ताहिक। यार इसके लिए मैं सबको रेकमेंड करता हूं कि इसके लिए आप रखो कम से कम आधा दिन। जैसे आपके पास मान लो संडे है, संडे को आप ये मान लो कि दोपहर 1 बजे मेरा काम जो करना है फ्रेश में कर लूंगा, 1 बजे के बाद मैं और कुछ नहीं करूंगा। आपको लगेगा कि यार नई चीजें पढ़ लूंगा तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, नहीं, गलत लगेगा आपको। आपने क्या किया, पिछले मंडे से लेके इस संडे की सुबह तक जो भी पढ़ा है फिर वही करना है। कुछ आपको रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना। जो नोट्स बनाए हैं बस पन्ने पलटने हैं। नोट्स बनाए हैं और साथ के साथ जैसे मान लो आपने 25-30 एमसीक्यू भी किए हैं, वो एमसीक्यू भी दोबारा सॉल्व मत करो, बस बस पढ़ते चले जाओ कि यार ये था कि इनमें से कौन सा जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन बी अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी है। आपने 4 विकल्प पढ़ लिए, आपने देखा अच्छा सही विकल्प ये है, एक्सप्लेनेशन ये है, अगला क्वेश्चन। मतलब जो भी किया है इस पूरे हफ्ते, जो भी किया है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, आधा दिन काफी है इसके लिए। बस उसके पन्ने पलटते जाने हैं, पन्ने पलटते जाने हैं, ये करना है। ये आपका हो गया दूसरा आर। और तीसरा आर जो है वो आपका है या तो मासिक, मैं मासिक प्रेफर करता हूं, या फिर विषय खत्म होने पर।
लेकिन मैं मासिक प्रेफर करता हूं। महीने में आपको आखिरी 1 से 2 दिन इसके लिए रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या है शुभम, एक चीज और समझो, अगर तुम ये डेली और वीकली कर रहे हो तो मासिक वाले में तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत स्पीडली हो जाएगा, बहुत स्पीड, कुछ तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, तुम एकदम जल्दी हो जाएगा। मासिक में तुम्हें आधा, शायद इसमें भी तुम्हें आधा ही दिन लगे, क्योंकि तुम डेली रोज करते आए हो, साप्ताहिक करते आए हो। तो आप बेटा इसका इंपैक्ट समझ रहे हो आप, कि जब आपने एक चीज पढ़ी उसको आपने 3 बार रिवाइज कर लिया है महीना खत्म होने तक, तो अब आप 6 महीने बाद भी उसको खोलोगे तो आपके दिमाग में शायद उसका 80% रहेगा। 20% तो भूलोगे, इंसान है, हम भूलते हैं यार, हर कोई भूलता है, लेकिन 80% आपके पास सेव्ड रहेगा। तो ये RRR टेक्नोलॉजी जो है, ये जो है, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सब फॉलो करें रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, तो ये मैं लिखना भूल गया था, बहुत अच्छा। एक और सर, जैसे क्योंकि वही है कि जब आप अपनी एस्पिरेंट लाइफ को जीते हैं तो वहां पर आप ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, कि जैसे मैं शुरुआत में जो गलती कर रहा था, आप लोग वो गलती ना करें। मेरा एक दोस्त था, उसका मैं उससे आइडिया लेता था, क्योंकि उसका एग्जाम हर बार निकलता था। मैं उससे आइडिया लेता था कि अगर ये बुक है, ये पैरा है, अगर मैं इसको यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बता कि मैं इसका रिवीजन करूं कैसे। और इस चीज को हम थोड़ा सा और एक और एडवांस स्टेज पे ले जाएं, कि जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत का कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मेरे पास ये पहला पेज है, पहली रीडिंग में मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये देखना है। दूसरी रीडिंग में मैं ये कर सकता हूं इसमें कि या तो मैं जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो हाईलाइट हो रही हैं, या फिर मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। तीसरी रीडिंग जब आएगी, तो जैसे मान लो एग्जाम नियर बाई है, या फिर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रिवीजन इस टाइम पे लगा रहे हो, तो जो चीजें आपने हाईलाइट और अंडरलाइन करी हैं, आपको सिर्फ सेकंड या थर्ड रिवीजन में सिर्फ आप उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम उन चीजों को हाईलाइट किया तो आपको पता है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो RRR के साथ अगर इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, बिल्कुल, तो ये सर बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है रिवीजन करने का। काफी बच्चे इसमें एक चीज और करते हैं, जो मैं भी किया करता था कुछ विषयों में, जहाँ पे किताबें बहुत डेंस होती है, बहुत सारा लिखा होता है, तो जैसे किताब में बहुत सारा लिखा है, तो हर जगह अंडरलाइन करने में ना किताब में फिर समझ में आना बंद हो जाता है, ज्यादा रंगीन भी हो जाती है और दिखना भी बंद हो जाता है, तो सबको पूरी किताब ही अंडरलाइन हो जाती है। तो मैं क्या करने लगा था बाद में, कि जैसे मान लो कुछ चैप्टर जिनमें मुझे खास तौर पर जरूरत है, एक वो आता है ना पोस्ट-इट आता है, पोस्टर जो आता है, जो लोग दीवारों पे चिपकाते हैं, छोटे छोटे इस साइज के पर्ची चिप्पियां आती हैं, इनमें पीछे ग्लू लगा होता है, तो मैं पेज के ऊपर यहाँ पे पोस्टर चिपका दिया करता था। और मैं क्या करता था, इस पेज की जो 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने इस पोस्टर पे लिख दी, बस बात खत्म। मतलब ये कि टॉपिक वाइज एक तरीके से आप सिनॉप्सिस कह सकते हैं। तो मुझे पता है कि इस पेज पर ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब जैसे क्या होगा, जैसे मान लो मैं 3rd रिवीजन एग्जाम के पास वाले रिवीजन में हूं, तो मैं अब इस बुक को मुझे पढ़ना है, पूरा तो पढ़ नहीं सकता, आधा भी नहीं पढ़ सकता, तो मैंने ये 4 पॉइंट देखे कि यार इस पेज पे इन 4 पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन है, अगर ये 4 पॉइंट मुझे एब्सोल्युटली क्लियर है तो मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। ये काम 10 सेकंड का हो गया, मैंने 4 पॉइंट देखे, अच्छा ये लिखा है, ये तो मुझे आता है, तो मैं अगले पेज पे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है जो आप कर सकते हैं, मैंने किया था, इनफैक्ट अभी भी मैं करता हूं। जैसे कुछ ऐसी किताबें जो बहुत इंफॉर्मेशन, जैसे रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी है, मेरी कॉपी खो गई उसकी यार, मैंने एक बार वो मेरी बारिश में खराब हो गई, खो क्या गई, बॉम्बे में पानी गिर गया, वो किताब खराब हो गई मेरी, वरना उस पर मैंने उस किताब को पढ़ के उस पर ये पोस्टर लगा रखे थे सारे में। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। उससे क्या होता है ना, मुझे कभी भी अगर वो 1200 पेज की किताब है, उसको दोबारा पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपने उस पर पोस्टेट लगा रखे हैं सारे में, तो ये आपको रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है आपका। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप यूज कर सकते हो। अंडरलाइनिंग बहुत जरूरी है, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, नोट्स इसीलिए बहुत एसेंशियल है। नोट्स में आपको ये भी करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने जब पढ़ा, नोट्स ना आप लोग अपनी भाषा में बनाएं, ये याद रखिए। मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे नोट्स ऐसे बनाते हैं जैसा किताबों में लिखा होता है, उसका क्या फायदा है यार, वो तो किताब में लिखा है। और सर ये भी है ना, कई बार जो नोट शेयरिंग होती है, वही अगेन जैसे आपने स्टार्टिंग में कही थी, आपका थॉट प्रोसेस अलग है किसी चीज को समझने का, मेरा अलग है, बिल्कुल अलग है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई सेशन ले रहे होते हैं, मैंने क्या किया, 1-2 बार मैंने लक्ष्मीकांत के सिनॉप्सिस बनाए हुए थे, पूरी बुकलेट को मैंने कुछ A4 में कन्वर्ट करके रखा हुआ था, लेकिन वो मेरी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज है। अब बच्चे कहने लगे सर इसको मुझे दो, मैं कहा यार आपके समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि मैंने मेरे तरीके से बनाया। आप सिर्फ रेफरेंस देखो, आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना जानना है, कितना छोड़ना है। मैं तो आपको ये भी बताता हूं कि मेरे जो नोट्स है मैं तो किसी को दे ही नहीं सकता। नहीं तो समझ में आ सकते हो, समझने के लिए मैं तो भाषा बहुत खराब लिखता हूँ। मैं तो, क्योंकि मेरे नोट्स जो है मैं बनाता हूँ अपने कंजम्पशन में, तो मैं अपने हिसाब से अपने जो मैं पढ़ाने के लिए भी नोट्स बनाता हूँ। अगर मैं आपको अपने टीचिंग नोट्स भी दिखाऊं तो पढ़ाता भी मैं नोट्स से हूँ, मैं अपने टीचिंग नोट्स बनाता रहता हूँ। तो मेरे टीचिंग नोट्स भी जो हैं उनमें मैं कई बार ऐसे लिखता हूं कि शादी वाला एग्जाम्पल, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। बिल्कुल। तो अब शादी वाला एग्जाम्पल, क्रिकेट मैच वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, तो
अब ये क्या मेरे लिए हुक है कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूंगा तो मुझे ये वाला एग्जांपल देना है, तो इससे बच्चे को बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है, मैंने जब भी एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों को बेहतर समझ में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उस एग्जांपल को मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है अपने नोट्स में, क्योंकि मुझे तो याद है, मैंने खाली ये लिखा हुआ है शादी वाला एग्जांपल। तो अब मैं ये नोट्स आपको दूंगा तो आपको लगेगा कौन सा शादी वाला एग्जांपल यार। वही है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आपको बस अपना बनाना है, चीटिंग नहीं मारनी, थोड़ी सी मेहनत करनी इन चीजों। नोट्स का ना ये मत सोचो कि मैं कोई बहुत ही फॉर्मल, मैं देता हूं बच्चे 4 कलर के पेन यूज करके बड़ा खूबसूरत से नोट्स बनाते हैं। क्या कर रहे हो यार, बेचना थोड़ा ना आपको नोट्स को, जो आपको समझ में आना चाहिए अल्टीमेट। और उसमें आप अगर, मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर मान लो अतुल सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो लिख लो वहां पे स्टार मार्क करके कि अतुल सर ने यहां पर ये वाला एग्जांपल दिया। वो एग्जांपल भी ऐसे लिख लो, अतुल सर का शादी वाला एग्जांपल, ये लिख लो, ताकि क्लिक हो जाएगा जब पढ़ेंगे। तो अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाला एग्जांपल था, जल्दी से अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि हो सकता है अगली बार आप इसको 10 महीने बाद पढ़ो, जहां पे आपकी मेमोरी बहुत कम हो चुकी हो, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट यार। शुभम, पहली बार जब आप तैयारी कर रहे थे, ये पाप आपने किया कि नहीं किया कि एक विषय 4 महीने पढ़ते रह गए? डेफिनेटली मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूं, सबके साथ ऐसा होता है। सबने किया है। मतलब मैं जितने टीचरों से मिला हूं आज तक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी, डेफिनेटली, कि एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ते 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 हो गए 6 महीने। लग रहा है कि हम तो बहुत ज्यादा मचा रहे हैं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। कई बार ऐसा फील आने लगता है पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हो। और कई बार बच्चे उतनी डिटेल में जाने भी लगते हैं कि मेरे को एग्जैक्टली ये बताइए कि यहां पर केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई, ये बताइए आप। गांधी जी का जूते का नंबर कई बार लोग पूछने लगते हैं। तुम्हें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन कैसी हुई, आपको क्या करना है ये जान के। तो ये जो है, कई बार लोग इस तरह की अजीबोगरीब डिटेल्स भी पूछते हैं। तो बेटा यहां पर कुछ चीजें याद रखिए। देखिए, आपका जो विषय है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसका नाम है जनरल स्टडीज। हिंदी में से हम क्या कहते हैं? सामान्य अध्ययन। ये विशिष्ट अध्ययन नहीं है। अगर यूपीएससी को इसको विशिष्ट करना होता तो वो इसका नाम रखता विशिष्ट अध्ययन। उन्होंने सामान्य अध्ययन रखा है, मतलब किसी विषय की आपको मूलभूत जानकारी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। उसमें ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको उसमें कोई पीएचडी लेवल की जानकारी हो, आपको एग्जैक्टली पता हो कि भैया अंग्रेज जो हैं वो अंग्रेज जो है राजाओं को कितनी राशि देते थे, कितने सोने के सिक्के होते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे संस्थान में पहले मैंने एक बार इतिहास पढ़ाया था। तो मेरा मतलब एंशिएंट के अलावा बाकी हिस्ट्री मेरी अच्छी है, एंशिएंट मेरी थोड़ी कमजोर है, लेकिन एक संस्थान में मैंने बहुत सारे, लगभग सारे विषय पढ़ाए थे। तो मैंने एक जगह इतिहास पढ़ाया। एक बच्चे ने मुझसे क्या आपत्ति करी, मेरे कोर्स की कंप्लेन आई। एक ऑनलाइन कोर्स था, कंप्लेन करते थे बच्चे, हम लोग कंप्लेन को रिजॉल्व भी करते थे, हमारा काम है। तो एक बच्चे की कंप्लेन आई कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको फोन करवाया टीम से, भाई क्या समझ में नहीं आया। तो टीम ने मेरे को एक टीम फॉर्म भर के मेरे को देती थी कि सर ये कंप्लेन की डिटेल्स हैं। उसमें यह था, बच्चे ने कहा कि सर हिंदू धर्म में विवाह के कुछ तो 9 प्रकार होते हैं शायद, अब मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली। बच्चे की शिकायत ये थी कि सर आपने 9 प्रकार के विवाह जो हैं और उनमें क्या क्या रिचुअल और क्या क्या मंत्र होते हैं ये नहीं पढ़ाया। अरे बाप रे। मैंने कहा यार इसको आगे जाके शादियां करवानी है क्या तुमको? मतलब आगे जाके तुमको धार्मिक अनुष्ठान करा के शादियां करानी है कि यूपीएससी करना है? प्रकार पता हो उतना काफी है। मेरे ख्याल से प्रकार की भी जरूरत नहीं है जीएस के लिए। लेकिन अगर कई बार बाई चांस चलो अतरंगी सवाल आ गया तो प्रकार तक बहुत, उसको प्रकार भी नहीं चाहिए था। उसको चाहिए था हर प्रकार में मंत्र क्या क्या बोले जाते हैं और क्या क्या रिचुअल अलग है, सारे प्रकारों का आप ये बताइए। फिर मुझे लगता है सर ऐसे लोगों को वैदिक संस्थान ज्वाइन करने। मैंने कहा भाई ना मेरे को आता, और मेरा क्योंकि वो संस्थान में चलाता था, मैंने कहा मैं ना मेरे को आता और ना मैं कभी पढ़ाऊंगा ये, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा ये तो मैं। तो इसमें क्या है, इस बात को समझिए कि हर विषय के बेसिक के लिए एक आप समय सीमा तय कीजिए। देखिए ये अनुशासन आप में कब आ जाएगा कि आप इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें ना पढ़ें या जानें, जब आपके ऊपर समय की पाबंदी होगी। अगर आपको पता है कि यार, जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया ना कि 19 महीने, अगर आप 27 वाले बच्चे हो, 27 वाले बच्चे नहीं भी हो तो भी 31 महीने हैं आपके पास। तो पॉइंट ये है कि यार अगर 900 दिन, अगर आप 28 वाले बच्चे भी हो तो भी आपके पास 930 दिन बचते हैं कुल मिला के। तो सवाल ये है कि अगर 930 दिन आपके पास हैं तो आपको ये बंटवारा करना पड़ेगा कि यार इसमें से मुझे इकोनॉमिक्स अगर पढ़नी है तो 60 ही दिन पढ़नी है, इनमें से मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो 75 ही दिन पढ़नी है, इसमें से इतिहास पढ़ना है तो 80 दिन ही पढ़ना है। तो आपके पास जब ये समय सीमा बंध जाएगी तो क्या होगा, आप एक ही विषय नहीं पढ़ते रह जाओगे। जो गलती यहां पर इन्होंने भी करी है और मैंने भी करी है, हम सबने करी है, वो आप नहीं करोगे। ये कई बार फिर सर बोरिंग भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्ट्स का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हाँ, तो कुछ दिन बाद हो सकता है बोरियत होने लग जाए। अब पढ़ना तो हर सब्जेक्ट है,
हम लोग इसमें ऐसे चूज कर सकते हैं कि एक आर्ट वाला हमने उठा लिया, एक साइंस वाला उठा लिया। हाँ। लाइक एक हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट हो गया, ये आर्ट वाला सब्जेक्ट हो गया। इंटरेस्ट बना रहता है, कॉम्बिनेशन बना रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है। और इसके अलावा आपको पता, देखिए एक चीज और होती है यूपीएससी में, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। जब आप एक विषय को खत्म करते हो तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये मेरा खत्म हो गया, ये पार्ट था सिलेबस का, इसमें से 10 नंबर का आता है या 12 नंबर का आता है, मेरा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। वरना क्या होगा, आप पॉलिटी पढ़ने बैठ जाते हैं, बच्चे आमतौर पे पॉलिटी से शुरुआत करते हैं, ज्यादातर बच्चे पॉलिटी पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर वो 6 महीने पॉलिटी पढ़ते लगे रहते हैं आराम से उसमें। 6 महीने पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये तो 6 महीने हो गए, और 6 महीने में ही पॉलिटी खत्म नहीं होती है, तब भी आधी अधूरी ही होती है। फिर वो जल्दी जल्दी बाकी चीजों को आपको स्पीड अप करना पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अगर सर इसमें एक चीज हम ये भी क्या नोटिफाई करके इनको बता सकते हैं कि जस्ट एक मान लीजिए एक स्टूडेंट है, जीरो से शुरुआत कर रहा है, हाँ। तो जीरो से जब वो शुरुआत करे तो उसको जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, हाँ। सीसेट के लिए, हाँ। ये एक दिन में रेशियो कितना होना चाहिए, कितना समय वो किस सब्जेक्ट को किस पोर्शन पे? इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। 2027 वाला वीडियो मेरा ऑलरेडी आ चुका है। 28 वाला भी एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने आपका आज से जून से शुरू करके, मतलब 1 जून से शुरू करके परीक्षा के प्रीलिम्स के दिन तक का पूरा प्लान बताया है। अच्छा। वो अपने आप में आधे घंटे की चर्चा है लगभग। तो मैं इसमें क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2028 में एग्जाम देना है, तो अगर आपका ऑप्शनल तय है, तो मैं अभी ये चाहूंगा कि इस समय 2000 आपका जो 25 चल रहा है, इसमें आप अपना ऑप्शनल कर लो। 2025 से लेके फरवरी 2026 तक आप अपना ऑप्शनल कर लो, और थोड़ा सा 20% टाइम आप केवल जीएस के लिए देना शुरू कर दो। अभी से आप इतना करो। उसके बाद आप ये करो कि कम से कम अपना 50-60% टाइम आप सीसैट पे दो, क्योंकि सीसैट एक स्किल बेस्ड पेपर है। खतरनाक। वो स्किल वाला पेपर है, वो केवल नॉलेज नहीं है, वो स्किल है। बिल्कुल। तो स्किल को आप जितना जल्दी सीख लोगे, उतना प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाओगे। अगर सीसैट की तैयारी को आपने टाल दिया 2027 तक, तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये स्किल वाला पेपर है, इसको पहले करो। तो सीसैट पे आप फोकस करें, और उसके बाद जब आप आ जाएंगे मान लीजिए मई 2026 तक, वहां से आपका मेजॉरिटी फोकस जो है, मान लीजिए 75% फोकस आपका जीएस पे होना चाहिए, और 25% फोकस आपका सीसैट पे लगातार बने रहना चाहिए। ये आपका होता रहेगा। 2027 में जब आप पहुंचेंगे, अगर आप 28 वाले अभ्यर्थी हैं तो 2027 में जब आप पहुंचेंगे, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार क्या करें, अपना ऑप्शनल एक बार रिवाइज कर लें। उसमें आपको करीब 2.5 महीने का टाइम लगेगा। तो उस 2.5 महीने आप 50-50 करें, अपना ऑप्शनल और जीएस। उसके बाद आप क्या करें, फिर से 60% टाइम 50% टाइम सीसैट को दें, 50% टाइम जीएस को। ये करते करते आप अपना 2027 खत्म कर देंगे। 2028 में तो आपको जनवरी से केवल प्री की तैयारी करनी है। डेडिकेटेडली प्री की तैयारी एकदम क्लियर है। आपको क्या करना है, रोज एक पेपर करना है, रोज एक टेस्ट पेपर करना है। और जो चीजें आपको प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्लासेस हैं, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक जो आपको पढ़ाया जा रहा है, केवल उसको करना है। उस टाइम ज्यादा भटकाव नहीं करना, उस टाइम कुछ ज्यादा यहां वहां की चीजें नहीं करनी। ये आपको याद रखना है। ये वीडियोस ऑलरेडी हैं, मैं उनको आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी हम डलवा देंगे, ताकि आप उन वीडियोस को आसानी से देख पाएं। खतरनाक डिस्ट्रक्शन। हाँ जी। गागर में सागर। कैसे पढ़ा जाए भाई करंट अफेयर्स, आप बताइए कैसे पढ़ा जाए? जो आदमी बिगिनर है उसके लिए। बिगिनर को सर ये भी है, उसको एक्सप्रेस भी चाहिए, उसको मिंट भी चाहिए, उसको हिंदू भी चाहिए। हाँ। और अच्छा, बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है सर, मैं हिंदी मीडियम के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। अब ज्यादातर हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, इंग्लिश को देख के सबसे पहली समस्या तो है, हिंदू देख के मुझे चक्कर आने लगते हैं। हाँ। ज्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होती होगी, शायद हो सकता है। हाँ। तो सबसे पहली शुरुआत तो ये क्वेश्चन ही सबसे पहला यही आता है। बहुत सारे लोग इस चीज को मिसलीड भी करते हैं कि यार अरे न्यूज़पेपर तो जरूरी है ही नहीं, पढ़ो मत पढ़ो, और अगर नहीं है भी है जरूरी, तो फिर हमारे पास उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में ही हमें बात करनी होगी सर। देखो यार, अखबार जो है, अखबार पढ़ना एक आदत है। बिल्कुल। और ये आदत आपको अगर है, तो आपका यूपीएससी में न सिर्फ करंट अफेयर सॉर्ट हो जाएगा, आपका जीएस वाला पोर्शन, जीएस में आपका पॉलिटी, जीएस में आपका इकोनॉमिक्स, जीएस में आपका कुछ हद तक ज्योग्राफी, आपका पर्यावरण, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर कंप्लीट, आपका पूरा आईआर। तो पूरा आईआर में तो अब तो कोई किताब पढ़नी भी नहीं होती, अब तो केवल आप आईआर, केवल करंट अफेयर्स है। पूरा आपका लगभग पूरा आईआर, ये सारा का डेवलपमेंट्स, साइटेक मैंने बोल दिया, विज्ञान आपका काफी हद तक ये आपका कवर हो जाएगा, अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत है। तो अभी आप लोग चूंकि बिगिनर्स हैं, मैं मान के चलता हूं कि आप लोग 2028 या उसके आसपास एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके पास अभी वक्त है ये आदत डालने का।
यस बिल्कुल। तो क्योंकि शुरुआत में सर टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ, शुरू में समय लगता है। और अब जैसे मान लो आपको 2026 में एग्जाम देना है, तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि अब आप आदत डालो। तो भाई अब आप बहुत टाइट टाइमलाइन पे हो, अब आपके पास आदत वादत डालने का टाइम नहीं है। फिर तो मैं कहूंगा कि आप आ जाओ, मेरी सुबह हिंदू वाली क्लास कर लो, वो आपको हिंदू 1 घंटे में समराइज करा देगी। उसका मैं बहुत सिंपल टिप देता हूं बच्चों को, कोई सी एक क्लास कर लो, मेरी पसंद नहीं है किसी और की कर लो, किसी और चैनल पे किसी और की कर लो, कोई बात नहीं। जिसकी क्लास पसंद है वो क्लास कर लो। और कोई एक मैगजीन, कोई सी भी एक मैगजीन का कारण मैं क्यों बताता हूं हमेशा 26 वाले बच्चों के लिए, कि क्या होता है, देखो टीचर भी इंसान है। कई बार कोई चीज टीचर को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट थी, छूट जाती है। इंसान है हम सब भी, आप नहीं पढ़ाया करंट अफेयर्स, बहुत चीजें छूट जाती हैं हम लोगों से। हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, हमको लगा ये काम का नहीं है, समय की भी सीमित होती है ना, समय की सीमा है। हमको क्लास 1-1.25 घंटे में खत्म करनी होती है। किसी किसी दिन हिंदू में 14 आर्टिकल काम के होते हैं, पर अपने को तो 7 ही पढ़ाने हैं। किसी किसी दिन हिंदू में 1-2 आर्टिकल ही काम के होते हैं, तो उस दिन आपको और डिग करना पड़ता है, कहीं और से आर्टिकल लाने पड़ते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, हिंदू की क्लास में हम केवल हिंदू कवर कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार कोई चीज होती है जो हिंदू को ही अच्छी नहीं लगती, हिंदू नहीं छापता उसको, लेकिन काम की है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में है, वेबसाइट पे, मिंट पे है, दैनिक जागरण में आती है कई बार चीजें जो हिंदू में नहीं आती। तो ऐसा हो जाता है। तो अगर आप किसी एक करंट अफेयर्स की क्लास को किसी एक मैगजीन के साथ कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो 85% तैयारी आपकी करंट अफेयर्स क्लास से हो रही है, जो 15% छूट रहा है वो आपका मैगजीन में कवर हो जाएगा। फिर ये ना सर, वहां आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको देखने को समझ में आ जाएगी कौन सी चीज मेरे प्रीलिम्स की काम की है, कौन सी चीज मेंस की काम की है। बिल्कुल, रिवीजन आप करेंगे, मार्किंग करेंगे, तो बहुत ज्यादा रैपिडली आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। जो बिगिनर बच्चे हैं हमारे, उनके लिए मैं ये आग्रह करूंगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो यार थोड़ी सी अंग्रेजी मेरे ख्याल से सीसैट के लिए भी आप सीखे तो आवश्यक है, और क्वालिफाइंग पेपर भी होता है मेंस में। तो मैं आग्रह ये करूंगा कि आप लोग रोज का 20 से 30 मिनट, बस इससे ज्यादा टाइम ना दें। एक आर्टिकल पढ़ा जाए, एक से कोई बात नहीं, रोज का 20 से 30 मिनट आप अखबार को लेकर बैठे, और फोन पे नहीं, मैं आग्रह करूंगा हार्ड कॉपी लेके बैठे। फोन पे फिर क्या होगा, बीच में इंस्टाग्राम खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं शुरू में, तो समझ में आएगा नहीं, तो आप कहोगे हट यार। तो आप उसको, आजकल ये फोन भी आसान होगा ना, ऐसे ऐसे स्वाइप कर दो तो दूसरी ऐप खुल जाती है, तो सबका इंस्टाग्राम खुल जाएगा या फेसबुक खुल जाएगा, तो वो नहीं करना, यूट्यूब खुल जाएगा, वो नहीं करना है। 20 से 30 मिनट अगर आप ये आदत डालोगे, मुझे पता है स्लो कुकिंग है, धीरे धीरे पकता है, ये वो दाल है जो धीरे धीरे पकती है ना, 6 महीने लगते हैं इसमें, पर सर समय लगता है, तो फिर इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। 6 महीने बाद आप देखोगे कि आपको इतना कंफर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको अखबार आसानी से पढ़ना आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरी हिंदू की क्लासेस के साथ कई साल से जुड़े हैं, मैं उनको ये बोलता हूं कि आप देखो, आपको आगे जाके ना ये क्लास रेपिटेटिव लगने लगेगी। हाँ, कि वही रोज वही चीजें पढ़ाते हैं सर, क्योंकि ये निशानी है कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अखबार रेपिटेटिव है यार। हाँ, अगर कोई डेवलपमेंट पुरानी चीज में हो रहा है तो वो फिर से आना, फिर आएगा। तो मैं तो इसलिए बच्चों को बोलता हूं कि अगर मान लो आज की आपकी हिंदू की क्लास मेरी छूट भी गई, चिंता मत करो, लगभग सारी खबरें घूम फिर के महीने भर में दोबारा आ जाएंगी। 10 में से 9 खबरें तो आई जाती हैं, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ दोबारा हो जाता है, वो फिर से आ जाती है, हो जाएगा, तो दोबारा हो जाता है। तो इसीलिए जो है, आप अगर ये आदत आप डाल लोगे तो आपकी करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। अभी जो आप बिगिनर्स हैं, मैं आग्रह ये करूंगा कि करंट अफेयर्स की कोई सी एक क्लास आप करनी शुरू कर दीजिए। मैं तो अपनी क्लास को रेकमेंड करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी और की भी कर सकते हैं, जो आपको टीचर अच्छा लगे। उसमें इस समय अगर आप 27 या 28 वाले बच्चे हैं, तो इस समय आप नोट्स बनाने का चक्कर मत पालिए। हाँ, अभी आराम से सुन भी लें, ध्यान से, आराम से फोकस कीजिए, और 1 घंटा अध्यापक या मैं या जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है, वो जो पढ़ा रहा है उसको बस कान लगाकर ध्यान से सुनिए। एक आप तर्क को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी याद मत कीजिए, अभी कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको नोट्स कब से बनाने हैं, जब आपका प्रीलिम्स है उसके 1.5 साल पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आप 2027 में एग्जाम देने हैं, आप तो 1 जनवरी 2026 से नोट्स बनाइए। अगर आप 2028 में एग्जाम दे रहे हैं तो 1 जनवरी 2027 से नोट्स बनाइए। फैक्ट्स आपको तब से याद करने हैं, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स की एक आदत हो जाएगी, एक आपको अवेयरनेस डेवलप हो जाएगी। तो ये आप अगर कर लेंगे, और इसके साथ अगर आप कर सकते हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूं, कोई सा भी एक अखबार, प्रेफरेबली द हिंदू अगर आप पढ़ सकते हैं तो। अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ सकते, आपको अंग्रेजी भाषा का कोई दूसरा अखबार पढ़ना है, तो इंडियन एक्सप्रेस। मतलब मेरी रैंकिंग तो देखो सीधी सीधी हमेशा ये है, पहला हिंदू है, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस है, तीसरा हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उससे अच्छा तो कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। तीसरा हिंदुस्तान टाइम्स है, और चौथा फिर आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी रैंकिंग ये है 1 2 3 4।
पहला नंबर पे हिंदू है, थोड़ी मुश्किल भाषा लिखता है, ये बात हम जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अपेक्षाकृत आसान भाषा है, लेकिन वॉल्यूमिनस ज्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस में कंटेंट हिंदू का दुगना है, ये आपको समस्या है। हिंदुस्तान टाइम्स एक सही मेल है, आसान है, भाषा मुश्किल नहीं है, और उसका कंटेंट भी हिंदू जितना ही है। कंटेंट हिंदू से बहुत ज्यादा नहीं है, हिंदू जितना कंटेंट आता है, भाषा इंडियन एक्सप्रेस जैसी है, उससे थोड़ी आसान ही है, ये आपको आसान पड़ सकता है। चौथे नंबर पे दैनिक भास्कर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको हिंदी भाषा का ही अखबार पढ़ना है ये आप करें। इसमें ये हाइजीन आपको लगानी पड़ेगी कि यार राजनीतिक खबरें जो हैं उनको आपको फिल्टर आउट करना है। वो सर एक फिर मुझे लगता है एक समय के बाद मैच्योरिटी आ जाती है। क्या पढ़ना है, शुरू में आप ये सब बहुत पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अच्छी नहीं है, बीजेपी ने कहा कांग्रेस अच्छी नहीं है, तो शुरू में आपको बड़ा मजा आता है ये सब पढ़ने में, पर आपको पता है ये सब काम का नहीं है, ठीक है, तो ये आपको करना है। ये सर जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि बचना किससे है, यार देखो बचना क्या है, सबसे पहली चीज जो है वो है अति रणनीति। यार ये एक नया प्रॉब्लम चला है। यस, मैं मतलब, और ये पता है ये स्टूडेंट्स मांगते हैं, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं, अब जैसे बच्चे बोलते हैं सर आप देखिए, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे मेल करो, मैं रिप्लाई करूंगा, और मेरा, लेकिन तब मैं ये इस बात में बड़ा गर्व लेता हूं कि मेरा रिप्लाई रेट अच्छा खासा है। लेकिन तब भी बच्चे बोलते हैं सर आपने रिप्लाई नहीं किया मेरी मेल का, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर तैयारी कैसे करूं, एक लाइन का ईमेल आता है मुझे, तैयारी कैसे करूं, इस मेल का मैं क्या रिप्लाई करूं, पढ़, और क्या तरीका है। तो होता क्या है, देखो एग्जाम ना कोई ये युद्ध थोड़ा ना है, नहीं ये कोई जंग थोड़ा ना है कि यहाँ पे आपको कितने टैंक भेजने हैं और कितने जहाज भेजने हैं, ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा ना है कोई, ये इसमें आपको रणनीति बनानी। अरे भाई सिंपल सा काम है, सिलेबस है, किताबें हैं, मटेरियल है, चयन करो क्या पढ़ना है और पढ़ने बैठ जाओ। तो एक जो ये ओवर स्ट्रैटेजी का जो कल्चर चला हुआ है, हर चीज की हम ओवर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप देखेंगे कि भाई, और इसमें काफी हद तक कोचिंग संस्थान भी दोषी है यार। दोनों चीज सर, एक तो वही, एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरा एक सोशल मीडिया। हाँ वो मैंने अगला पॉइंट लिखा है, मैंने अगला पॉइंट लिखा है, वो तो अलग से लिखा है। तो ये अति रणनीति में क्या हो रहा है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, वो केवल पढ़ने की रणनीति बनाता रह जाता है। बहुत सारी बन जाती है लेकिन एग्जीक्यूशन एक पे भी नहीं हो पाता, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। जैसे हम लोग स्कूल में करते थे ना, आपने भी किया होगा, कि सोचना कल से अच्छे से पढ़ेंगे, तो टाइम टेबल बनाते थे, 7 बजे उठूंगा, 7 से 8 तक ब्रश करूंगा, तैयार होऊंगा, 8 से 9 पढ़ूंगा, 9 से 11, ये एक भी फॉलो हुआ आज तक, मतलब मेरा तो एक भी नहीं हुआ, जो होते हैं कुछ भी नहीं हुआ, वो किसी का फॉलो नहीं होता, किसी का नहीं होता। तो ये अति रणनीति क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्या हो गया है कि हम लोग स्ट्रैटेजी को ही पढ़ाई मानने लगे हैं। स्ट्रैटेजी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन वो एक बार बनाइए, सीमित बनाइए कि स्ट्रैटेजी बन गई, अब इसको फॉलो तो कर लो। हम स्ट्रैटेजी को ही और सोचते रहते हैं, इस पे और क्या स्ट्रैटेजी, कोई, अरे भाई पढ़ना है, 99.9% सारी स्ट्रैटेजी दिमाग में घुस जाती है सर, खुद ही समझ नहीं आता कि अब एक्चुअली करना क्या है। तो एक ये स्ट्रैटेजी पे फोकस बंद कीजिए, ये एक बहुत सामान्य एग्जाम है, जबरदस्ती इसको कोई युद्ध मत बनाइए, एग्जाम है, एग्जाम देना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता भैया। इससे अगर आप बच सकते हो, अगर आप अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर सकते हो तो कर दो यार। ये ना मैं तो बहुत ज़्यादा आग्रह करता हूँ, हालांकि मतलब मैं भी इंस्टाग्राम पे, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे फॉलो करो, लेकिन तब भी मैं तब भी ये कहूँगा कि अगर आप इंस्टाग्राम हटा सकते हो तो हटा दो। ये रील्स की लत जो है ना, देखो वो इतनी ख़राब है कि उसमें क्या होता है कि एक तो एक स्क्रोल पे नहीं आती रहती है, आपको बस ये मोशन करना है, ये वाला, तो आपका एफर्ट बहुत कम है, आप बस एक हाथ में फोन पकड़ा है, उसी का आप ऊपर करते जा रहे हो, नई रील आ रही है। तो ये रील्स की जो लत है ये बहुत खराब है, और इसमें क्या होता है, तमाम तरह की रील्स आती हैं, टॉपर का इंटरव्यू उसकी रील्स, एक आजकल वो नई तरह की रील चली है, आईएएस अफसर एंट्री कर रहा है, उसके पीछे म्यूजिक चला के उसकी रील्स। बेटा मतलब एक तो जो लोग बना रहे हो क्यों बना रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन दूसरी चीज यार उसमें ये है कि आपको अभी आप वहां पहुंचे नहीं हो, है ना। ये उससे जुड़ा हुआ एक लबासना की लाइफ की रील्स लोग देखते रहते हैं कि लबासना में लोग किस तरह का जीवन जीते हैं। अरे बेटा पढ़ लो, पढ़ोगे तो वहां पहुंचोगे। तो ये रील्स जो है इसकी लत से आप बचे, बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी प्रैक्टिकल सर ये भी हो जाता है कि ये मान लो 30 सेकंड से 1 मिनट का है, हाँ, अब इसे बंदा हो सकता है 5 से 10 सेकंड में इसको स्क्रॉल कर देगा, हाँ। इससे सर जो फोकस है, जो एक प्रैक्टिकल चीज है सर, आप पढ़ाई में भी आपको हो सकता है कि आप आधा पेज पढ़ें, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, हाँ। क्योंकि ये हमारी आदत ऐसी बन चुकी है कि हमें 5 से 10 सेकंड में हमें कुछ नया चाहिए। तो ये इस चीज ने लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा अटेंशन स्पैन तो खत्म कर ही दिया है, एकदम खत्म कर दिया। मैं बच्चों का क्या बताऊं, मैं आपको अपना बताता हूं कि पहले एक किताब को पढ़ने में मुझे जितना समय लगता था, अब मेरे को उससे दुगना समय लगने लगा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा हूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं तो खुद अपनी गलती मान रहा हूं।
डेफिनेटली सर, कि सबके मेरी साथ भी मेजर गलती प्रॉब्लम है ये। कि मेरा अटेंशन स्पैन जो है मेरा भी कम हो गया है। पहले मैं मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्लाइट में आ रहा था, इवन कंटेंट देखने में आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अब जैसे एक फिल्म की बड़ी चर्चा हुई थी, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, पिछले दिनों जो कैंस वैंस में गई थी, भारत की फिल्म थी, तो मुझे लगा ये देखते हैं। मुझे लगा यार 2 घंटे की पिक्चर कैसे देखूंगा। आप समझ रहे हो, 2 घंटे, जबकि 2 घंटे की फ्लाइट थी मेरी, मैं देख सकता था, पर मैंने कहा 2 घंटे की फिल्म कैसे देखी जाएगी यार। तो आप देख रहे हो कि कंटेंट देखने में भी अब हमारा वो फोकस कम हो गया है। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये आपने नोटिस किया कि नहीं किया? पहले आप कहीं फिल्म देखते थे, अच्छा मैं ये हम एक्सपीरियंस देखो, सिनेमा हॉल में हम जाते थे पहले पिक्चर देखने, 3-3 घंटे की मूवी हम फिल्म देखते थे, आंख गड़ा के फोकस से देखते थे। अगर फिल्म अच्छी है तो, बोरिंग है तो खैर हम आपस में बातें करते थे। आप सच बताना, पिछली बार आप सिनेमा हॉल में गए हो, हर 10 मिनट में फोन निकाल के चेक किया है कि नहीं किया? डेफिनेटली सर, कोई नोटिफिकेशन नहीं है तब भी वो आदत बन चुकी है। वो क्या है अब, मतलब ये क्या, अभी ये क्लास हम खत्म करेंगे, हम दोनों अपना अपना फोन निकालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कि उस पे क्या हुआ है, जबकि शायद कुछ नहीं हुआ होगा। हो सकता है हम लोग यही काम करने आए, यही काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आप भी और मैं भी, हम दोनों अपना फोन निकाल के एक बार देखेंगे जरूर। सिनेमा हॉल में मतलब मैंने सिग्नल्स पे देखा है, गाड़ी रेड लाइट पे रुकती है, ड्राइवर तुरंत सबसे पहले अपना फोन। यस, तो मतलब वो ये क्या एंजाइटी है। हम लोग एक ऐसी स्पीशीज में, एक ऐसी खतरनाक एक ऐसी स्पीशीज में बदल गए हैं जो हमेशा आतुर है, हमेशा एंशियस है, वो हमेशा अपना फोन देखना चाहती है। तो बेटा इससे आप बचे, अगर आप कर सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, अनइंस्टॉल कर दो। नहीं कंट्रोल कर पाओगे, पूरी तरह से डिलीट कर दो। ये टॉपर की एंट्री और फलाना का ज्ञान, टीचरों के भी जो, मतलब टीचर्स के भी जो रील्स हैं, मत देखो। मतलब मैं तो बोलूंगा मत देखो, किसी तरह का रील मत देखो। कोई आप जीवन में आपका नुकसान नहीं होगा अगर आप रील्स नहीं देखोगे, इससे बचो। तीसरी चीज, शुभम आपका क्या मानना है? सर, यूपीएससी सक्सेस का मूल मंत्र मानता हूं मैं इसको, आंसर राइटिंग। मैंने लिखा है कि इनसे बचें, मैंने बचने में लिखा है। अच्छा, तो हाँ सर, इसमें मुझे एक खास बात लगती है, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जैसे लास्ट बैच मैंने शुरू किया था प्लस पे पॉलिटी का, डे 1 मुझे डिमांड आई, एग्जैक्टली 12th का बच्चा है उसमें, हाँ, डे 1 मुझसे कह रहा है सर आंसर राइटिंग लिखिए, हाँ बिल्कुल, और उसको पॉलिटी का पीवी नहीं पता है, हाँ, और उसे यूपीएससी का आंसर लिखना है, हाँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं ऐसे बच्चे? एग्जैक्टली माय पॉइंट। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कराऊंगा, आपको शुभम कराएगा, आपको हम सब कराएंगे आंसर राइटिंग। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कराएगा, हम सब कराएंगे। हमको पता है आपका मेंस में सिलेक्शन इससे ही होगा, लेकिन बेटा आंसर लिखने के लिए कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। आपने आज पढ़ना, अभी जो आपने बोला वही एग्जैक्टली मेरा भी एक्सपीरियंस है। डे 1 होता है सर आंसर राइटिंग कैसे करूं, वो बोलता है सर आंसर अच्छे नहीं लिखे जा रहे, क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं है। जब तुम्हें आता नहीं है तो तुम आंसर अच्छे कैसे लिखोगे? ये तो मतलब वही वाली बात हो गई ना कि एक 5 साल का बच्चा जिसने अभी ABCD सीखी है केवल, वो आपको बोल दे कि मैं बढ़िया स्पीच नहीं दे पा रहा हूं। अरे यार तुम्हें भी शब्द ही नहीं आते, बात समझ रहे हो कि नहीं? आपके पास अभी शब्दावली ही नहीं है, वोकैबुलरी ही नहीं है, तो आप अच्छा स्पीच कैसे दोगे यार? तो आंसर राइटिंग जो है ये देखो, आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है, लिटरली सर। और सर स्कैम वाली चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ। मैं मुखर्जी नगर, मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था, कोचिंग में गया था। डे 1 मेरी हिस्ट्री की क्लास हुई थी, रेनेसा पढ़ाया था हमारे सर ने हमें। रेनेसा पढ़ाया, 1.5 घंटे की क्लास हुई। 1.5 घंटे की क्लास के बाद अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए मेरे सामने क्वेश्चन आ गया एंड में कि भाई आज हमने रेनेसा पढ़ा है डे 1 की क्लास में, और आपको रेनेसा के ऊपर क्वेश्चन लिख के लाना है। क्वेश्चन लिखा गया, जैसा पहले दिन का कंटेंट है, मैं तो कुछ जानता नहीं, कुछ खास पता नहीं, बस लिख दिया जो भी आया। अगले दिन मुझे उस पर रिव्यू मिला है, बहुत शानदार, यू ट्राइड वेल, और बहुत अच्छे स्टार्स वगैरह लग के सब कुछ। और मैं वहां पे खुश हो गया कि वाह, मैं तो डे 1 से आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। जब 1-2 साल बीत गया तब मुझे पता था कि क्या ये यूपीएससी की डिमांड है। वो आंसर देखोगे तो आपको लगेगा कितना घटिया लिखा था मैंने, सर कुछ लगेगा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, कुछ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कई बार आंसर्स में एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करना है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक करना है, और अभी हमने शुरुआत एक टॉपिक को भी कंप्लीट नहीं किया। अभी आपने पहले टॉपिक का पहला सब टॉपिक का पहला पेज पढ़ा है। एग्जैक्टली। तो आप जो आंसर लिखोगे वो एकदम मीनिंगलेस है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जो है, अगर आपको देख, तो आंसर राइटिंग में मैं ये मानता हूं कि जब तक आपको पढ़ते हुए कम से कम 1-1.5 महीना ना हो जाए, बिल्कुल आपको इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप एक आध चीज पे काम कर सकते हो, जो है हैंड राइटिंग। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये आप कर सकते हो कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर काम कर सकते हो। अगर आप बहुत गंदा लिखते हो तो कृपया उस पर काम करें। अगर आपकी बहुत, जैसे हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ यार मैं बार बार कहता हूं, बेटा इस एक चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। मेरे को शुभम रोज के कम से कम 25 बच्चे अपने आंसर भेजते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता ज्यादातर को, लेकिन मैं कम से कम खोल के देखता जरूर हूं।
न जाने कितने बच्चे, मतलब ज्यादातर बच्चे भारतीय ऐसे लिखते हैं, भारतीय। हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम। दूसरा, बिल्कुल, बहुत ये वर्तनी की बहुत दिक्कत दूसरा है ना। और मतलब मैं ऐसे आपको कितने बता सकता हूं कि क्या बोलते हैं, परिणाम। तो ये जो गलतियां हैं ना बेटा, भारतीय, दूसरा, परिणाम, बेटा अगर आप मेंस में ये सब लिख के आओगे, नहीं, माफी नहीं है इन चीजों, यार इनकी माफी नहीं है। ये तो मतलब दिखाता है कि आप में सिंसियरिटी की कमी है। तो आप ये कर सकते हैं, आपको अभी आंसर राइटिंग की नहीं, आपको हैंड राइटिंग और करेक्ट राइटिंग की जरूरत है। इसका तरीका बहुत सिंपल है, मैं बार बार कहता हूं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। जो दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बच्चों की किताबें आती है ना, हैंड राइटिंग सुधारने वाली, या जिसको हम कहते हैं श्रुत लेख, इमला, जिसमें लिखा जाता है कि भाई एक शब्द लिखा है उसको आप कॉपी कीजिए, है ना, उसको आप वो किताबें खरीद लाइए 5वीं क्लास तक के बच्चों की, और उनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर देंगे तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी है ना सर कि जब आंसर राइटिंग हमें चेक करानी है, जब एवेल्युएटर उनके पास जाएगी, एवेल्यूएशन हो जाएगी, हाँ, तो मुझे उसे कन्विंस करना है कॉपी चेक करने के लिए जो एवेल्युएटर्स हैं कि भाई मेरी आंसर देखो आप, हाँ, इसे एनालाइज करो। अगर मेरी समझ में राइटिंग ही नहीं आएगी, मैं क्यों देखूंगा? हाँ, मेरे पास अगर कोई आंसर चेक करने के लिए आ रहा है, कुछ अच्छा लिखा दिख रहा है, मैं उसको तो पढ़ूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें आएगा। हाँ। अब वहां घसीट लिखा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्यों चेक करने लगूंगा? सबके लिए एक बहुत जरूरी सूचना लेके आया हूं। आप अनअकैडमी के सभी प्लस कोर्सेज को केवल और केवल अवेल कर सकते हैं 19,999। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो सभी ऑफर्स हैं लिमिटेड समय के लिए हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं केवल 19,999 रुपए के सब्सक्रिप्शन के साथ। और नॉट ओनली हमारे साथ, अनअकैडमी के जितने भी सारे टॉप एडुकेटर्स हैं, केवल एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको सारे के सारे जो एडुकेटर्स के कोर्सेज हैं वो अनलॉक आप लोग कर सकते हैं। और इसी एक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आपको यहां पर देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहां पर एक ही जगह मिलता है। आप अगर देखें तो यहां पर कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, जीएस, सीसेट, सभी बैचेस का एक्सेस, 1-to-1 मेंटरशिप। और ये जो सभी हमारे बैचेस हैं, 4 जून से बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस जो ऑफर है इसका फायदा उठाना है, और साथ ही साथ अच्छी चीज ये हो रहा है 12 महीने तक का फ्री वैलिडिटी का एक्सटेंशन भी आपको यहां पर मिलेगा। और अगर आप इन सभी लाभों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप यूज करें शुभ 50 कोड। शुभ 50 कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिलेगा ना। अगर आप सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है आपका प्रीलिम्स ठीक है या फिर इस बार प्रीलिम्स आपका हो रहा है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन केवल 5,999 में कर सकते हैं। अलग अलग जो आपको यहां पर मॉड्यूलर हैं वो भी मिलेंगे, जीएस 1, 2, 3, 4, आपका एथिक्स, ऐसे इन सब के बेसिस पर भी आप अगर उनको चाहें तो आप उनको भी यहां पर अवेल कर सकते हैं जस्ट इतने पैसे में। तो आप यहां पर देखेंगे हमारे जो टॉप एडुकेटर्स हैं, वो टॉप एडुकेटर्स यहां पर इस तरह से आपको यहां पर मिलते हैं, तो आप इनका लाभ यहां पर उठा सकते हैं। बैचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे प्रमुख जो चीज है, जो हमारी ये आगाज बैच है हमारा, ये जो बैच है हमारा 8 तारीख से शुरू होगा। बाइलिंगुअल बैच है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। उसी प्रकार से हमारा जो अगला डेडिकेटेड जो हमारा जो बैच है, ये हमारा हिंदी के लिए है, ये हमारा संभव बैच है। इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। ये 2027 वाले बच्चों के लिए, जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं। 26 के जो बैच थे वो हमने लॉन्च कर दिए, वो अभी जस्ट 4 तारीख से बैचेस लॉन्च हुए हैं। अगर आप 26 में भी टारगेट कर रहे हैं आप उनको ज्वाइन कर लें। आप 27 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप आगाज, संभव, फाउंडेशन बैच यहां पर इंग्लिश का लॉन्च हो रहा है। और इसी प्रकार से न्यू बैच 2028 के लिए, ये फाउंडेशन बैच 2026 को टारगेट करके लॉन्च हो रहा है। अगर आप किसी भी अनअकैडमी के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत है, समस्या है, कोई भी कैसा भी डाउट है, आप सीधे डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। एंड दिस इज माई मेल, सिसोदिया SISODIA.SHUBHM@unacademy.com। आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई भी मेल करेंगे, कोई भी समस्या आपको होगी, तो डेफिनेटली मैं या फिर मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी डायरेक्टली इस मामले में हेल्प करने के लिए। यहां पर जो हमारे सभी ऑप्शनल्स हैं, PSIR, सोशियोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब, एंथ्रोपोलॉजी, सभी आपके जो ऑप्शनल हैं वो भी यहां पर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस आइकॉनिक, कॉम्बो, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप बैच अवेल कर सकते हैं। तो अभी डे 1 जो है, आप आंसर राइटिंग पे फोकस ना करें, आप हैंड राइटिंग पर फोकस करें। yes. और आप जो है भारतीय, दूसरा, परिणाम, ये सब ना लिखे, इस पे आप फोकस करें। आप इन चीजों पे फोकस करें। आंसर राइटिंग आपको आगे हम सब कराएंगे, लेकिन वो टाइम आएगा 1.5 महीने बाद, वो टाइम अभी नहीं आया है। ठीक है, चलिए। तो डेफिनेटली सर कि बहुत लंबा सेशन था, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी, एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी था ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने यूपीएससी की जो तैयारी है वो शुरुआत करने की उन लोगों ने प्लानिंग करी है। मैं कह रहा हूं इन चीजों को आपने सुना है, सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए। जो आपने सीखा है उसको रियल वे में एग्जीक्यूट करिए, उतारिए उसको अपने यूपीएससी की जर्नी में, और डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है।
आगे गाइडेंस के लिए हम हमेशा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं। हमारे YT के माध्यम से, प्लस कोर्सेज हैं, उन सभी के माध्यम से बने रहिए और इस जर्नी को हम डेफिनेटली सब लोग साथ में तय करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।